Hello students, hi everyone, welcome to Learning Commerce. Today we are going to discuss next chapter of your course, that is foreign exchange rate. Foreign exchange rate का चैप्टर है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं foreign exchange rate होता क्या है, मीनिंग, उसके फंक्शंस और साथ साथ उसके जो टाइप्स हैं हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो इस चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज रेट में सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है. फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? इंडिया के बाहर की कोई भी करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे. जैसे इंडिया से बाहर अगर यूएस की करेंसी है तो डॉलर है, ब्रिटेन की करेंसी है, यूके की तो पाउंड है, जापान की येन है. तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास हमारी कंट्री के अलावा जितने भी करेंसीज है हमारे लिए क्या है, फॉरेन करेंसी, इसको फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब हो गया वो रेट जिस रेट पर हमारे देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के फॉर्म में एक्सचेंज की जाती है. आज के टाइम पर अगर देखा जाए कि अगर $1 75 रुपीज के आसपास का है तो हम अपने 75 रुपीज देकर $1 खरीद सकते हैं, या हमें कह सकते हैं $1 खरीदने के लिए 75 रुपीज देने पड़ेंगे. यानी वो रेट जिस रेट पर हमारे देश की करेंसी को दूसरे देश की कंट्री की करेंसी से कन्वर्ट या एक्सचेंज किया जाता है, उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. यानी इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी. हमारे देशी करेंसी को दूसरी करेंसी, दूसरे कंट्री की करेंसी की टर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक. अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, यानी कि $1 इज इक्वल टू $1 खरीदने के लिए हमें 75 रुपीज देने पड़ेंगे, या 75 रुपीज देकर हमें $1 मिल सकता है. तो ये जो रेट लिखा हुआ है दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब इसी से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है. व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो जगह है जहां पर फॉरेन करेंसीज खरीदी बेची जाती है. फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड. एक नॉर्मल मार्केट है जहां पे हम सब्जी या फ्रूट्स खरीदते हैं, वैसे ही एक मार्केट समझ लो, एक पर वैसी मार्केट नहीं है, हम उसको मार्केट बोलते हैं, पर ये ऐसी जगह है जहां पर फॉरेन करेंसीज खरीदी और बेची जा रही हैं. बट ये एक नेटवर्क है, मैं जैसे बता रहा था उस बाजार की तरह जहां पर सब्जी और फ्रूट्स खरीद रहे हैं, उस तरह की मार्केट नहीं है जहां पर लोग आ जा रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं. ये एक नेटवर्क है बैंक्स के बीच में, सरकार के बीच में, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें डील कर रही हैं उनके बीच में एक नेटवर्क है. एक तरीके से ये परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करता है. अगर मुझे बाहर की कोई करेंसी खरीदनी है तो जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम यहाँ हमारी परचेजिंग पावर दूसरे के पास ट्रांसफर होती है. ऐसे ही जब हम डॉलर खरीदेंगे तो हमारी परचेजिंग पावर ट्रांसफर होगी दूसरी कंट्री के पास. तो इट एक्ट्स टू ट्रांसफर द परचेजिंग पावर बिटवीन द टू कंट्रीज, जिसको बोलते हैं इसका ट्रांसफर फंक्शन. साथ साथ ये क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है. मार्केट ऐसी है जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उधार भी मिल सकता है या उधार पर काम चलता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट फंक्शन. और साथ ही साथ ये एक हेजिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है. हेजिंग फैसिलिटी का मतलब होता है रिस्क से प्रोटेक्शन. यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो इतनी सारी वेरिएशंस आती हैं, उन वेरिएशंस के होने वाले रिस्क से बचने के लिए प्रोटेक्शन ली जाती है, दैट इज कॉल्ड हेजिंग. ठीक है ना. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मैंने आपको बताया कि रेट तो हो गया जिसमें $1 अगर 75 रुपीज का है तो मींस ये एक रेट को लिखने का तरीका है. तो जहां पर 75 रुपीज के बदले में हमें $1 मिल जाएगा. ओके, तो ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. अब इसमें इसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के मैंने आपको जो बताए हैं पॉइंट, इसके कुछ फंक्शंस हैं. फंक्शंस जो मैंने बताया थे, ट्रांसफर फंक्शन, हेजिंग फंक्शन और क्रेडिट फंक्शन. तो पहला फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन. इट ट्रांसफर द परचेजिंग पावर बिटवीन द टू कंट्रीज. दो कंट्रीज के बीच में मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, अगर फॉरेन करेंसी खरीद रहा हूं तो मैं उनके बदले में कुछ रुपीस दे रहा हूं. इसका मतलब है कि मेरी परचेजिंग पावर ट्रांसफर हो रही है दूसरी कंट्रीज में की करेंसी की फॉर्म में. तो वहां पर ट्रांसफर का काम हो रहा है परचेजिंग पावर का, ये फंक्शन मार्केट में होता है. नंबर 2, क्रेडिट फंक्शन बताया था, क्रेडिट चैनल्स, यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं कि इसकी पेमेंट हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम करते हैं काम, तो उधार का काम भी चलता है. तो फॉरेन ट्रेड के अंदर क्रेडिट चैनल्स भी मिलते हैं इस मार्केट के अंदर. तो क्रेडिट फंक्शन का भी काम करता है ये मार्केट. और साथ साथ हेजिंग जो बताया था कि इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के अंदर रोज बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं. इस उतार चढ़ाव में रिस्क से बचने के लिए आज $1 75 रुपीज का, कल 76 हो सकता है, 72 हो सकता है, 80 हो सकता है. तो खरीदने वाले बेचने वाले दोनों के लिए कहीं ना कहीं रिस्क है.
उस रिस्क से प्रोटेक्शन मिलती है या ली जा सकती है इस मार्केट के अंदर, जिसको बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। तो 3 टाइप के फंक्शन हो गए, ओके, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन। इनमें से अगर किसी चीज में आपको कोई डाउट लगता है, कोई पॉइंट समझ नहीं आता है, क्योंकि इसमें से कुछ नए टर्म्स दिखाई देंगे आपको, तो नए टर्म्स के बारे में अगर कभी भी कोई डिटेल्स पता लगानी हो तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो के एंड में इसमें कमेंट सेक्शन में डालना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है और इस मार्केट के फंक्शंस क्या हैं। अब हमारे पास 2 एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसके अंदर। 2 एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जिसके अंदर एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है क्या? ये वो सिस्टम है जिसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी सरकार डिसाइड कर लेती है, हमारी आरबीआई डिसाइड कर लेगी कि हमारे फॉरेन करेंसी का रेट क्या रहेगा। यानी कि ये मार्केट पर नहीं छोड़ा हुआ, यहां पूरी तरीके से सरकार डिसाइड करती है, मॉनेटरी अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं। वो इसलिए करती हैं ताकि देश में फॉरेन एक्सचेंज की स्टेबिलिटी बनी रहे। मैं आपको पहले बता दूं ये बात कि इस वक्त हमारे आज के टाइम पे ये एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जब था तब गवर्नमेंट फिक्स करती थी। मकसद था कि फॉरेन ट्रेड में स्टेबिलिटी बनी रहे, कैपिटल मूवमेंट्स में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट इसको फिक्स करती थी ताकि कभी भी उतार चढ़ाव ना हो, या उतार चढ़ाव कम से कम हो और किसी को नुकसान ना हो। तो उस नुकसान से बचने के लिए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को किया जाता था। इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और मिंट पैरिटी ऑफ एक्सचेंज, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, नए टर्म्स हैं, इसको एडजस्टेबल पेक्स सिस्टम की फॉर्म में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहले तो आप बताऊं ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या था। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के बारे में आपको बताऊं तो पहले क्या होता था, हर देश की करेंसीज को गोल्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। कैसे? अगर हमारे देश के अंदर मतलब 1 रुपए के अंदर कुछ गोल्ड आता है, ये कह सकते हैं कि 1000 रुपए के अंदर अगर हम 1 ग्राम सोना ले सकते हैं फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर, और वही बात की जाए कि वो $10 में या $20 में वो 1 ग्राम सोना ले सकते हैं। ओके, इस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। या पहले किया जाता था कि 1 ग्राम सोने में हमारे कितने रुपीस लग रहे हैं, 1000 रुपीज, उनके 1 ग्राम सोने में लग रहे हैं $20। तो इसको डॉलर के फॉर्म में और गोल्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद एक देश की करेंसी को दूसरी देश की करेंसी में आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो इस 1 ग्राम को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा $20 की प्राइस 1000 रुपए। तो इसका मतलब 1000 रुपीज अगर $20 के बराबर हैं तो मींस $1 आपका 50 रुपए का हो गया। तो ये एक्सचेंज रेट ऐसे डिटरमाइन होता था उस गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर। क्लियर हो गया आपको कि किस तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को हम उस वक्त फिक्स करते थे, कैसे गवर्नमेंट फिक्स करती थी इस एक्सचेंज रेट को। इसको हम मिंट पैरिटी ऑफ एक्सचेंज या एडजस्टेबल पेक्स सिस्टम भी बोलते हैं। अब इस फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के फायदे थे, कुछ मेरिट्स थे। क्या फायदे थे? जैसे बताया कि इसमें स्टेबिलिटी है, पता है कि एक बार रेट फिक्स हो गया ये बार बार चेंज नहीं होगा, तो आप फॉरेन ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हो। किसी को कुछ खरीदना है, बेचना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी कर सकते हो। स्टेबिलिटी है, ये रेट में चेंज होने वाला नहीं है कहीं कहीं टाइम तक। ये पहले का जमाना था, आज के जमाने में ये सिस्टम नहीं है, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं। लेकिन इसमें स्टेबिलिटी रहती थी, फ्लक्चुएशंस नहीं होती थी, साथ साथ इसमें इंटरनेशनल ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ता था, बहुत ज्यादा होता था, वॉल्यूम होता था, क्योंकि रिस्क कम था और अनसर्टेनिटी भी कम थी। ओके, तो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत बड़ी मूवमेंट होती थी, और साथ साथ देश के गवर्नमेंट हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकती थी अलग अलग कंट्रीज की, कि हाँ एक बार हमने लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज बना दी कि अगले 5 साल 10 साल हमने इसको इस कंट्री को इतना एक्सपोर्ट करना है, इससे इतना इंपोर्ट करना है, इस रेट पे करना है। ऑलरेडी रेट फिक्स्ड है तो रिस्क नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है, आराम से आप लॉन्ग टर्म की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकते थे। ये हमारे कुछ मेरिट्स हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर के। अब इसके कुछ नुकसान भी थे। नुकसान था ये कि गवर्नमेंट को इस फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर में बहुत बड़ा इंटरनेशनल गोल्ड का रिजर्व रखना पड़ता था। बिना गोल्ड का रिजर्व रखे आप ये रेट फिक्स नहीं कर सकते थे। तो बहुत बड़ा ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व चाहिए थे गोल्ड के। साथ साथ मूवमेंट ऑफ कैपिटल में रेस्ट्रिक्शन थी, क्योंकि जब गोल्ड की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है आरबीआई के पास या हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी के पास, तो कैपिटल मूवमेंट इतनी इजीली नहीं होती थी। वेंचर कैपिटल क्या होता है?
जिसमें हम एक नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए बाहर से कोई पैसा लगा रहा है और कोई वेरिएशंस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, तो वेंचर कैपिटल होता ही नहीं था। नए नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी और रिसोर्स एलोकेशन में रिजिडिटी थी, यानी कि जल्दी से चेंजेस नहीं हो सकते थे। जब वहां पे रेट में चेंजेस नहीं हो रहे तो रिसोर्स को एलोकेट करने में भी बहुत रिजिडिटी रहती थी। ओके, तो ये कुछ मेरिट्स थे, डीमेरिट्स थे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। लेकिन अब बात करते हैं दूसरा सिस्टम, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल वो सिस्टम है जो आज के टाइम पर चल रहा है, एप्लीकेबल है। ये वो रेट है एक्सचेंज रेट का विच इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड द सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कितनी है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कितनी है, इस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से एक्सचेंज रेट जहां पर डिटरमाइन हो उस रेट को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, मॉनेटरी अथॉरिटी डिसाइड नहीं करती, सेंट्रल बैंक डिसाइड नहीं करता कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। सब कुछ मार्केट फोर्सेस पर छोड़ा हुआ है। मार्केट फोर्सेस डिमांड की और सप्लाई की डिटरमाइन करती हैं कि मार्केट में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली रेट क्या होगा। मींस exchange rate is determined by the free play of two forces, demand force and the supply force। हर एक करेंसी की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करेगा कि उस करेंसी का रेट क्या रहेगा, ये हर देश में है। मींस the rate of exchange is determined when both demand and supply are equal to each other। यानी कि उस फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कितनी है और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट में रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होने वाला है। ओके, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, ये मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फिक्स होती है, मतलब वो करती हैं, ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू। ओके, अब बात करते हैं इसके कुछ फायदे और नुकसान। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें इसके मेरिट्स की, तो जो इसके डिमेरिट्स थे ना वो इसके मेरिट बन जाएंगे। मींस अब आपको यहां पर बहुत बड़ा गोल्ड का रिजर्व रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस फ्लेक्सिबल के अंदर, जैसे फिक्स्ड में बताया था। वेंचर कैपिटल बहुत एनकरेजमेंट थी, रिसोर्स एलोकेशन में अब इजीली चेंजेस ला सकते थे और कैपिटल मूवमेंट भी चल रही, क्योंकि आपको बहुत बड़ा गोल्ड रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ डिमांड सप्लाई पर छोड़ा हुआ है। लेकिन जो फिक्स्ड के मेरिट्स थे ना वही फ्लेक्सिबल के डिमेरिट बन जाएंगे, क्योंकि अब ये स्टेबिलिटी खत्म हो गई। अब पता नहीं रोज के रोज रेट चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं और इंटरनेशनल ट्रेड में भी थोड़ी सी डिस्करेजमेंट आती है, तो रिस्क बहुत हाई है इसके अंदर। तो इजीली आप लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज नहीं बना सकते इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर में। ओके, तो मैंने आपको अभी आज की क्लास में समझाया कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है और साथ में उस मार्केट के फंक्शंस क्या हैं। ओके, अभी इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको इक्विलिब्रियम के बारे में, डिमांड कहां से आती है, सप्लाई कहां से आती है, इसके बारे में कुछ और नए नए टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूं। ओके, तो स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू, गुड बाय।